स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाद है। नाद के प्रकारों की बात करेंगे और नाद के गुण की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी ध्वनि के प्रकार, नियमित ध्वनि, अनियमित आंदोलन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, फिर कंपन और आवृत्ति की। और ये भी बताया था कि जो संगीत में उपयोगी ध्वनि है वही मधुर है, जो मधुर ध्वनियाँ हैं वही संगीत के अंदर उपयोग की जाती हैं, और जो संगीत के लिए उत्तम ध्वनि मानी गई है वही फिर नाद बन जाती हैं। तो नाद को परिभाषित करते हुए हम जब कहेंगे कि कोई भी आवाज़ जो हम अपने कानों से सुनते हैं वह ध्वनि तो हो सकती है लेकिन वह नाद नहीं हो सकती। संगीत में उपयोगी जो ध्वनियाँ हैं, जो सुनने में मधुर है, जो नियमित आंदोलनों के साथ हैं, उसे ही हम नाद कहते हैं। आगे हम बात करेंगे नाद के शाब्दिक अर्थ की। नाद जो शब्द है वह ना जमा में दा, दो शब्दों से मिलकर बना है। ना का जो अर्थ है वह नकार है और दा का जो अर्थ है वो दकार है। नकार वायुवाचक है और जो दकार है वह अग्निवाचक है, और वायु और अग्नि के संयोग से अभिव्यक्ति जो है वो नाद कहलाती है। और प्राचीन विद्वानों के जो अनुसार जो नाद है वह स्थूल नहीं है, और नाद की परिभाषा उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से करी है। नकारम प्राणना मानम दकार मनलम विदु जातः प्राणाग्नि संयोगा तेन नादो अभिधीयते। अर्थात नकार दकार प्राणवाचक वायुवाचक अग्निवाचक वायु और अग्नि के संयोग से उत्पन्न होने वाली जो अभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्त हो रहा है, जो ऊर्जा अभिव्यक्त हो रही है वह नाद कहलाती है। और अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर वायु और अग्नि के संयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी की वजह से हम बोल पाते हैं, और हमारी जो ध्वनि है वो मुंह से बाहर निकल के, जो ऊर्जा है वह मुंह से जब बाहर निकल जाती है तो वह ध्वनि बनती है। और वायु और अग्नि के संयोग से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और जब वो कंठ तक आ जाती है तो वह नाद बनती है, और बाहर जब निकल जाती है तो वह ध्वनि कहलाती है। तो अभी हमने नाद को शाब्दिक रूप से परिभाषित किया है। इसके अतिरिक्त नाद को मैं एक श्लोक के माध्यम से और भी परिभाषित करना चाहूंगी। यहाँ पर नाद की बात करिए, नंदयति इति नादः, अर्थात जो ध्वनि सुनने में मधुर है और प्रिय है उसे ही नाद कहा जाता है। ये हो गया नाद। और नाद को अगर पारिभाषिक तौर पर हम बात करें नाद की, तो संगीतोपयोगी वह ध्वनि जो सुनने में मधुर है वह नाद कहलाती है। नाद के दो प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत जो नाद है वो किसी वस्तु पर प्रहार करने से, आघात करने से उत्पन्न होता है। जैसे कि जब हम दोनों हाथों को आपस में टकराते हैं तो ताली की जो आवाज है वह आहत नाद कहलाती है। जैसे कि तबले पर जब हम हाथ का प्रहार करते हैं, ढोलक पर जब हम हाथ से प्रहार करते हैं, या कोई धातु आपस में जब टकराई जाती है तो वह आहत नाद उत्पन्न करती है। और अनाहत जो नाद है वह नाद क्या है, उसका आधार हम आहत को ही मानते हैं, लेकिन जो अनाहत नाद है वो अपने आप उत्पन्न होता है। यह जो नाद है वह लौकिक नहीं है, पारलौकिक सत्ता तक जाने का माध्यम इसको मानते हैं। हमारे जो योगी साधु मुनि ऋषि वगैरह जो लोग हुए हैं वह अनाहत नाद की साधना करते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो लोग भक्ति के संसार में ज्यादा रहते हैं या मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से साधना करते हैं, वे लोग अनाहत नाद को सुन पाते हैं। इसका एक उदाहरण है, आप में से कितने ही बच्चे जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर की सत्ता को महसूस करते हैं, या कभी आप लोगों ने मेडिटेशन किया होगा या साधना करी होगी तो आप लोगों ने जरूर ऐसा महसूस किया होगा कि कभी किसी आप सत्संग में गए हो तो आपने देखा होगा कि सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते या कीर्तन सुनते सुनते कुछ लोग मतलब अपने संसारिक जो लौकिक जो सत्ता है उससे दूर हो जाते हैं और कुछ अलग अलग सी गतिविधियां करना लगते हैं। तो ऐसा मानना है कि वो लोग अनाहत नाद को सुन पाते हैं। या आप भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि आप बैठे बैठे अपने कानों को उंगलियों से बंद करके जरा महसूस करें, दोनों कानों को आंख बंद करके, दोनों कानों को उंगलियों से बंद करके महसूस करें 1 या 2 मिनट के लिए, तो आपको अपने अंदर से एक साए साए या सू सू की आवाज सुनाई देगी। उसे ऐसा संगीत लोगों के विद्वान लोग मानते हैं कि वो अनाहत नाद होता होगा। तो अनाहत जो नाद है उसका जो हम मान सकते हैं कि आधार जो है वो आहत नाद ही है, लेकिन वह स्वयं से उत्पन्न उसको माना जाता है। तो 2 प्रकार के लोग नाद यहाँ हैं, 2 प्रकार के भेद हैं यहाँ पर नाद के, आहत और अनाहत नाद, जिसको एक पंक्ति के द्वारा भी हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। आहतो अनाहत चेति द्विधा नादो निगदते, अर्थात आहत और अनाहत नाद के 2 भेद माने गए हैं। इसके अतिरिक्त नाद के कुछ गुण भी हैं जिसकी हम चर्चा यहाँ करेंगे। नाद के गुण में पहला गुण आता है तारता, दूसरा गुण आता है तीव्रता,
और तीसरा गुण आता है जाति। अब आप ये देख लीजिए कि नाद जो है वो ध्वनि का ही एक हिस्सा है, या संगीत में उपयोग होने वाली वह ध्वनि है जो वो मधुर है, लेकिन आगे उसके 3 गुण हैं। वो किस तरह के गुण हैं वो आपको देखना है कि आप अपने परिवार में जब देखते होंगे कि पुरुषों की जो आवाज है वो स्त्रियों की आवाजों से भारी होती है, स्त्रियों की जो आवाज है वो बारीक होती है, और बच्चों की जो आवाज है वो न बारीक है ना वो मोटी है। वो जितने ऊपर चाहे वो उतना ऊंचा वो चिल्ला सकते हैं, जितना धीमा बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तो ये जो गुण है नाद का ही गुण कहलाता है। तो पहला जो गुण है मैं उसको यहाँ डिस्कस करना चाह रही हूँ। नाद का पहला जो गुण है नाद की ऊंचाई और नीचाई, या नाद की तारता। इसे नाद का ऊंचा नीचापन भी हम कहते हैं। इसमें जब हम बात करेंगे तो बात ये होगी कि संगीत के आपके पास 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी। आप लोगों ने सुना जरूर होगा, भले ही आपने गाया ना हो। मैं एक बार आपको गाकर बता देती हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप इसके अंदर ये चीज महसूस कर रहे होंगे कि जो सा है, रे है वो सा से ऊंचा है, गा है वो रे से ऊंचा है, तो जो माँ है वो गा से ऊंचा है, पा है वो माँ से ऊंचा है। तो इस तरह से 7 स्वर स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, और एक एक स्टेप 7 स्वर एक दूसरे से ऊंचे हैं। तो जो ऊंचाई जा रही है एक एक स्वर की, उसी से ही हमें ये समझ में आ जाता है कि वो जो आंदोलन की संख्या है वो ऊंची होती जा रही है। जैसे जैसे आंदोलन की संख्या बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे नाद की वो तारता कहलाएगी। अर्थात हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो नाद की तारता है वह नाद के आंदोलन संख्याओं के ऊपर निर्भर करती है। इसे नाद का ऊंचा नीचापन भी कहा जाता है। अंग्रेजी के अंदर इसे पिच वर्ड से हम पुकारते हैं, यही नाद की तारता कहलाती है। दूसरा जो गुण है नाद का वह है तीव्रता। तीव्रता को हम नाद का छोटा बड़ापन भी कहते हैं। इंग्लिश के शब्दों में इसे मैग्नीट्यूड भी कहा जाता है। जो छोटा बड़ापन है नाद का वह नाद की दूसरी विशेषता है, और यह आघात या प्रहार पर निर्भर करती है। ऐसा माना जाता है कि जितने जोर का आघात होगा, जितनी जोर से आप प्रहार करेंगे, आवाज उतनी ही ऊंची होगी, और जितना कम जोर से प्रहार होगा आवाज उतनी नीची होगी। आपको किसी अपनी सखी को बहुत दूर से बुलाना है तो आप अपने आवाज को ऊंचा करके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, तो आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। और जिस तरह से आप क्लास में साथ बैठी हैं, किसी दूसरी सखी को कोई बात कहना चाहती हो तो आपकी आवाज कम धीमी आवाज करके आप बोलेंगे, तो आप अंदर से जितनी ऊर्जा लगा रहे हैं, जितना प्रेशर डाल रहे हैं, उस पर निर्भर करती है तीव्रता। या आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहे हैं, आप ढोलक लेकर बैठते हैं, उस पर जितनी जोर से आप प्रहार करेंगे आवाज उतनी ऊंची आएगी, और अगर आप उस पर धीमे से हाथ रखेंगे तो उसकी आवाज जो है वो कम आएगी। तो यह नाद की तीव्रता है, जिसे हम नाद का मैग्नीट्यूड या छोटा बड़ापन भी कहते हैं। तीसरी जो विशेषता है नाद की वह है नाद की जाति। अब जाति क्या है, इसके आधार पर हम लोग जो है वो भिन्न भिन्न आवाजों के अंदर अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। अब जाति की जहां तक हम बात करते हैं कि एक आवाज का दूसरी आवाज से भिन्न होना ही नाद की जाति कहलाती है। संसार में बहुत प्राणी हैं, हर तरह के जीव जंतु हैं, हर किसी की आवाज में भिन्नता है। इतना कि आपके परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो 6 की आवाज बिल्कुल भिन्न भिन्न है, और आप 6 आवाजों में अंतर बिल्कुल जल्दी ही पहचान लेते हैं कि ये पापा की आवाज है, ये चाचा की आवाज है, ये दादा की आवाज है, ये मेरे भतीजे की आवाज है, ये मेरी आवाज है, ये मेरी मम्मी की आवाज है। तो आप जो इन चीजों में भिन्नता स्पष्ट खुद से करने लगते हैं तो वह नाद की जाति कहलाती है। इसी आधार पर आपको अपने मतलब पशु पक्षियों की आवाजों में भी फर्क महसूस होता है कि ये चिड़िया की आवाज है, ये कोयल की आवाज है, तो यह नाद की जाति कहलाती है, जिसको हम इंग्लिश के शब्दों में नाद की टिम्बर कह सकते हैं। तो ये जो 3 गुण आपने अभी समझे हैं नाद के गुणों में तारता, तीव्रता और जाति की हम बात करते हैं। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कराना चाहूंगी कि नाद से आप क्या समझते हैं। पहले आप नाद को परिभाषित करेंगे, उसको शाब्दिक अर्थों में परिभाषित करेंगे ना जमा में दा से, उसके बाद फिर उसको पारिभाषिक अर्थों में परिभाषित करेंगे। उसके बाद आप नाद के 2 टाइप्स की बात करेंगे, आहत और अनाहत नाद। फिर नाद के 3 जो गुण हैं, आहत नाद और अनाहत नाद के बारे में आप बता देंगे भी आहत किस तरह से उत्पन्न हुआ, फिर अनाहत जो है वो स्वयं उत्पन्न होने वाला नाद है, और उसको आप महसूस करके जरूर देखेंगे। जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है वो आप उसको करेंगे, और मुझे अपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले जरूर बताएंगे कि अनाहत नाद के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। तीसरी जब हम बात कर रहे हैं नाद के गुण की, तो उसके अंदर हम 3 गुणों को डिफाइन कर रहे हैं, तारता, तीव्रता, जाति। दैट इज तारता को हम डिफाइन करते हैं पिच से, फिर मैग्नीट्यूड एंड टिम्बर से हम बात करेंगे नाद की। साथ ही मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि अगर प्रश्न आपका इससे थोड़ी ज्यादा मार्क्स में आता है तो आपको एक चीज और भी डिफाइन करनी होगी। वो ये है कि जो नाद की तारता है, ऊंचा नीचापन है, वो नाद की 4 चीजों पर डिपेंड करता है।
वैसे तो ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर प्रश्न का जो मार्क्स का आपका उसको बोलते हैं डिविडेशन इतने मार्क्स में आ जाता है, तो आपको प्रश्न की जो इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ आपको प्रश्न का जो लेंथ है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इतनी सी बात मैं आपको और क्लियर कर दूं कि 4 चीज़ें हैं जिस पर आंदोलन संख्या डिपेंड करती है नाद की तारता की। तो वो क्या है? वो है आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। तो आकार में क्या है कि यदि वस्तु की जो लंबाई और चौड़ाई है वो उस पर डिपेंड करता है कि हम लोग एक तार ले लें सपोज, उस तार में, या सपोज करें कि हमारे पास कोई तबला है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसमें क्या होता है कि एक छोटे मुंह का तबला है, एक मोटे मुंह का तबला है। तो ये आप मान लीजिए कि लंबाई अगर ज़्यादा हो जाती है तो जो तारता है आकार के आधार पर, अगर आकार ज़्यादा है तो जो आवाज़ है वो कम होगी और गंभीर होगी, और अगर आकार छोटा है तो जो आवाज़ है वो तीव्र होगी और तीखी होगी। सपोज तबला है आपके पास, आपने देखा है कि उसका आकार बड़ा है, बड़ा जो तबला है वो गंभीर साउंड, मोटी साउंड। तबला अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं ढोलक से भी आपको बताना चाहूँगी कि ढोलक का एक साइड का हिस्सा बड़ा होता है और एक तरफ छोटा है। तो जो आकार में एक तरफ से बड़ा है उसके अंदर गूंज ज़्यादा है, उसमें आवाज़ जो है वो मोटी और गंभीर है, और कम है मतलब ऊंची आवाज़ नहीं है। और जो छोटा हिस्सा है उसके अंदर गूंज कम है और तीखापन ज़्यादा है। तो ये आकार पर डिपेंड करता है। दूसरा है प्रकार। अब प्रकार में क्या है कि हमारे पास वैरायटी क्या है। वैरायटी में लोहे और पीतल के तारों की अगर हम बात करें, हमारे पास तानपुरा म्यूजिक के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार आप यूट्यूब पे या नेट पर तानपुरा लिखकर जरूर सर्च कर लेना, आपको दिखेगा। उसके अंदर 4 तार लगे होते हैं, जिसमें जो पहला तार है वो इस्पात का बना हुआ होता है, दूसरा जो तार है, दूसरे जो 2 तार हैं वो लोहे के होते हैं, और जो लास्ट का तार है वो पीतल का होता है। तो आप ये देख लीजिए कि प्रकार में भी ये होता है कि जो लोहे का तार है वो पीतल के तार से हल्का होता है। तो जो पीतल का तार है वो ऊंचे स्वरों के लिए तीव्र नीचे स्वरों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो मोटा ज़्यादा है तो उसमें भी साउंड जो है वो कम आएगी, और जो पतली चीज़ है उसके अंदर जो आवाज़ है वो ऊंची आएगी। तो ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कोई मोटी तार और कोई पतली तार कि दोनों की साउंड में क्या फ़र्क है, आपको पता चलेगा। तो दूसरा जो टाइप आया तारता का वो है प्रकार। तीसरा है घनत्व। जैसे जैसे भार बढ़ता है, वेट बढ़ता जाता है, आंदोलन संख्या कम होती चली जाती है, और जैसे जैसे भार घटता जाता है, कम हो जाता है, तो उसमें जो आवाज़ है वो पतली आ जाती है। तो इसी चीज़ को आप दोबारा से ले लीजिए कि वेट के हिसाब से अगर हम देखें, एक छोटी सी ही बात है तो थोड़ा कॉमेडी उसमें, कि आप मोटे व्यक्ति की रनिंग कैपेसिटी और पतले व्यक्ति की कैपेसिटी, एक्टिविटी कैपेसिटी को देखिए। ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल तो है कि कोई मोटा व्यक्ति भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है, लेकिन जहाँ पर वेट चीज़ में ज़्यादा है वो चीज़ जो है वो इतनी एक्टिव नहीं होगी जितनी कि कम वेट वाली चीज़ होगी। तो यहाँ घनत्व की बात मैंने करी है। चौथी जो परिस्थिति आती है हमारे तारता के लिए वो है तनाव। तो तनाव क्या है? प्रत्येक तार की अपनी तनाव सीमा होती है, उसे उसके अंतर्गत ही रहना पड़ता है। अब तार का क्या है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर जब तारों को कसते हैं तो तार जो है वो ऊंची आवाज़ देने लगती है, और जब तार को हम ढीला कर देते हैं तो तार की जो आवाज़ है वो मोटी और गंभीर हो जाती है। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखते हैं कि तनाव जो है वो कैपेसिटी के हिसाब से ही होता है। ये ना हो कि आप तार को खींचते चले जाएं, एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और तार टूट जाता है। तो हमने ये चीज़ भी देखनी है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमा के अंदर रहकर, आप उदाहरण स्वरूप छत पर जाएं या जहां घर में आपके कपड़े फैलाने के लिए तार लगी है उसको ही छेड़कर देखना। जब आप तार को बीच वाले हिस्से से छेड़कर छोड़ देंगे तो वह तार ज़्यादा हिलेगी और उसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी देर तक भी रहेगी और मोटी होगी। उसके बाद आप साइड वाली तारें जो हैं जिनका जो घनत्व है, तनाव है, जहाँ कम है, जहाँ और आप तार को नहीं खींच सकते, वहां से तार जो है वो आंदोलन भी कम करेगी, और उसके बाद जो उसकी आवाज़ है वो बीच वाली आवाज़ से पतली भी होगी, बारीक भी होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि तनाव का क्या मतलब है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। अभी हमने बात करी थी नाद के प्रकार, आहत और अनाहत, फिर उसके बाद नाद के गुण, तारता, तीव्रता और जाति, और तारता जो है वो किन 4 प्रकारों पर निर्भर करती है मैंने उसकी चर्चा आपसे करी। आकार, प्रकार, घनत्व और तनाव। इसकी अगर आपको लगती है ज़रूरत और आपको समझ आ जाता है उदाहरण के साथ, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर 16 नंबर का प्रश्न आता है तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बीच में ऐड आपको कर लेनी चाहिए। तो ये आप देख लीजिए। अगर इस रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप के मैसेजेस के दौरान। और 2 एक्टिविटीज़ मैंने आपको दी हैं कि एक तो ये तार वाली आप एक्टिविटी करके देखना अपने घर में कि चारों चीज़ें
आपको समझ में आती है। किसी मोटी चीज को बजा कर देखना, वेट वाली चीज में, जैसे हम कंटेनर्स होते हैं हमारे घर में, हम चावल आटा किसी डब्बों में रखते हैं, तो उन डिब्बों के हिसाब से आप प्रहार करके देखना कि आपको क्या ये अंतर समझ में आता है। और दूसरा मैंने आपसे बात करी थी अनाहत अनाज की, कि वो आपको प्रैक्टिकली एक बार एक्सपेरिमेंट अपने साथ करके देखना कि वो आपको कितना समझ में आता है। तो ये चीजें आप देख लीजिए। इतना होने के बाद आज ये नाद के साथ आपका फर्स्ट जो यूनिट है कंप्लीट होता है। पहले यूनिट का पहला पार्ट संगीत और संगीत टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। दूसरा हमने ध्वनि, कंपन और आवृत्ति की बात करी थी। और तीसरा आज हमने बात करी है नाद, नाद के प्रकार और गुणों की। तो इन तीनों में ही अगर आपको कोई डिस्कशन या कोई क्वेरी लगती है, पहले आप नाद की ही बात करेंगे, तो नाद के लिए हम कल का दिन वो रखेंगे, फिर हम इन तीनों को फिर से डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ तक कोई दिक्कत लगती है तो मैं आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो आपको थैंक यू सो मच।